Okay, so whose seminar is today? Just Karan, I think so. हाँ जी बताओ किस किस का सेमिनार है आज? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank God. तो किस किस का सेमिनार है, किसी को याद है, किसी को पता है? मैम एक तो जस्ट करण का है। दूसरा? निखिल, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग बट आई थिंक आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही। आपका माइक अनम्यूट है, आपकी आवाज़ फ्लक्चुएट होती दिख रही है बट मुझ तक पहुंच नहीं रही। इफ पॉसिबल प्लीज सेंड योर मैसेज इन चैट बॉक्स। मैम आई थिंक सेकंड निखिल का ही है। ओके मैम तो अगर अच्छा हाँ अब आई निखिल की आवाज़। ठीक है निखिल, तो पहले आप ही से स्टार्ट करें। जसकरण आई थिंक अभी क्लास में नहीं है, अभी ज्वाइन कर रहे होंगे वो। ठीक है यस ओके ठीक है। ओके आई एम अलाउइंग यू टू शेयर द स्क्रीन। निखिल यू कैन स्टार्ट नाउ। प्रिपेयर्ड हो बेटा? यस मैम। ओके गुड। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है यू कैन स्टार्ट नाउ। So my topic is environmental impact assessment. निखिल इफ सबसे पहले पॉसिबल थोड़ा सा माइक अपने पास कर लो, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। इफ पॉसिबल अपना Okay, माइक थोड़ा अपने पास कर लो अपने फेस के। okay. So my topic is environmental impact assessment. So basically सबसे पहले environmental impact assessment होता क्या है? ये एक टूल की तरह काम करता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो EIA उसका इम्पैक्ट देखता है कि इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स पे उस पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है तो उसके जो प्लानिंग स्टेज पे ही EIA आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इसके मेन स्टेप्स हैं, 7 मेन स्टेप्स होते हैं EIA के। सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट असेसमेंट करना है या नहीं, मतलब इसमें EIA की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है यानी अगर है तो नेक्स्ट स्टेप, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यस तो नेक्स्ट स्टेप है स्कोपिंग। स्कोपिंग स्कोपिंग में हम इस प्रोजेक्ट का स्कोप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई केमिकल फैक्ट्री ओपन कर रहा है तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी दूर तक इसका इम्पैक्ट होगा, कितने लोगों पर इम्पैक्ट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन मीन्स रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर। इसमें हम एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं या फिर हम खुद भी इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर किसी अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है तो इसमें एजेंसीज जो होती है वो हमें हेल्प करती हैं कि उसे रिड्यूस किया जाए ताकि और किसी को प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद होता है फोर्थ पॉइंट है इम्पैक्ट मैनेजमेंट। हम इसमें प्लान्स प्रिपेयर करते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एड्रेसिंग मिटिगेशन मेजर्स के लिए, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर। अगर कोई जब कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर टेक्नोलॉजी फेलियर हो जाए तो उस टाइम पे हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, तो उसकी एक लिस्ट वो तैयार करते हैं। फिफ्थ है EIA रिपोर्ट।
इसमें हमारी सारी रिसर्च और वर्क डन ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेप्स उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ताकि इंश्योर हो जाए कि EIA रिपोर्ट्स कंटेन्स ऑल द की कंपोनेंट्स, कोई भी मेन पॉइंट्स ना रह जाए। 6th पॉइंट है हमारा रिव्यू एंड लाइसेंसिंग। इसमें हमारी EIA रिपोर्ट को चेक और रिव्यू किया जाता है कि सब कुछ ठीक ठीक है या नहीं। मतलब अगर सब कुछ ठीक है तो हमें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, अगर नहीं ठीक है तो फिर लाइसेंस हमारा कैंसिल होता है। 7th पॉइंट है हमारा मॉनिटरिंग। इसमें देखा जाता है कि जो हमने प्लान्स प्लान्स बनाए थे रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, मिटिगेशन वो इफेक्टिवली काम कर रही है, तो फिर वो हम पे मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है डेटा रिक्वायरमेंट। जो हमारे इसमें प्रोजेक्ट होता है, इस पे EIA हमारी प्रोजेक्ट टाइप देखता है, मतलब किस टाइप की प्रोजेक्ट है। हमारा साइज देखता है कि मतलब कितने साइज में ये प्रोजेक्ट है, मतलब कितनी बड़ी फैक्ट्री या जो भी है। और थर्ड है इसमें लोकेशन। वो हमारी लोकेशन देखता है कि मतलब हम किस लोकेशन पे कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया में कर रहे हैं या फिर दूसरे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कहीं उनको कुछ ना हो जाए, वो चेक करते हैं। फिर एरिया ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट कि ये ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अदर एग्जिस्टिंग एंड प्लान प्रोजेक्ट्स पे वो कैसे इफेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नलिटीज ऑफ EIA। तो हमारे पॉजिटिव में अगर हम EIA आता है तो फिर इससे हमें न्यू जॉब्स जनरेट करने को मिल न्यू जॉब्स ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अराइवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आना शुरू होता है। और अगर हम इसके नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे जाएं तो सोशल इम्पैक्ट्स में हमारा जितने भी, अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट देखें तो लोकल पॉपुलेशंस पे इनका इम्पैक्ट होगा, और जितने भी क्राइम इंक्रीज होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज जो इलीगल काम करते हैं वो इंक्रीज होंगे। डिक्लाइन इन कम्युनिटी कोहेसन which mean ability of all communities to function and grow in harmony together rather than conflict। जो हमारी डिक्लाइन इन कम्युनिटी कोहेसन होगी, मतलब जितने भी हमारे कम्युनिटीज होते हैं वो फंक्शन एक और ग्रो एक साथ करते हैं। पर अगर कोहेजन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना। यस मैम, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर ये एक यस। दूसरे में क्लैश करते हैं, मतलब कोई बढ़ रहा है कोई नहीं बढ़ रहा है। उसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स में जैसे कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ natural resources, change in pH, oxygen level, toxicity of water, increase in toxicity of air, global warming, ozone depletion। हिस्ट्री ऑफ EIA। जो EIA है वो अर्ली 1970s में US में फॉर्म किया गया था, इन विद इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, जिसे हम नेपा के नाम से जानते हैं, 1969 में। और उसके बाद ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी आया 1973 और 1974 के आसपास। फिर उसके बाद कोलंबिया और फिलीपींस में भी। फिर हिस्ट्री ऑफ EIA इन इंडिया। EIA इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1978 में विद रिस्पेक्ट टू रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो EIA comes under notification of environmental impact assessment of development projects 1974 under the provision of Environment Protection Act 1986. Now, EIA has now mandatory for more than 30 categories of project get environmental clearance only after the EIA requirements are fulfilled। अब इंडिया में EIA कंपल्सरी है मोर देन 30 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट कि उसे अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता तो फिर वो आगे काम नहीं कर सकते।
तो फिर उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ EIA। इसके बेनिफिट्स हैं रिड्यूस कॉस्ट, जो हम कॉस्ट कम हो जाते हैं, और टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कम होती है, कॉस्ट सेविंग मॉडिफिकेशंस इन प्रोजेक्ट डिजाइंस, इंक्रीज एक्सेप्टेंस, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ EIA, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है। और अवॉइड इम्पैक्ट्स एंड वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लोग इलीगल काम करते हैं या फिर लॉज को ब्रेक करते हैं, वो EIA उन्हें रोकता है। और इम्प्रूव प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और उनके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और लास्ट है अवॉइडेड ट्रीटमेंट क्लीनअप कॉस्ट, और ये जो ट्रीटमेंट और क्लीनअप कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम EIA के सजेशन से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो जितने भी रिस्क फैक्टर्स को कम कर देता है, जिससे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई गंद फैले। तो अगर गंद नहीं फैलेगा तो फिर ट्रीटमेंट और क्लीनअप की ज़रूरत नहीं होगी, तो उससे वो कॉस्ट नहीं लगेगी उसकी। उसके बाद है हेल्दियर लोकल इन्वायरमेंट, जैसे हमारे लोकल इन्वायरमेंट हेल्थ ड्यूरिंग फॉरेस्ट वाटर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर पोटेंशियल एस्थेटिक वैल्यूज एंड क्लीन लिविंग इन अर्बन एरियाज, इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, हमारी जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी हमें नुकसान होता था वो इम्प्रूव होगा, हमें नहीं होंगी। मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करते थे वो अब कम हो जाएंगे। और इंक्रीज इन कम्युनिटी स्किल्स नॉलेज एंड प्राइड। और नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। तो environment impact assessment is a very beneficial step to check whether the project is environmental friendly or not। मतलब ये बहुत ही beneficial step है कि चेक करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो environmental friendly है या नहीं। और second one, since economic development is a result of interaction between natural resources and technology supported by design for people, so all human activity should be economic, social and environmental friendly। मतलब ये इंश्योर करता है कि जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। थैंक यू। हो गया। ओके निखिल, ठीक है। एक बात आपने इसमें बोली थी कि आपका पीएच लेवल जो है कर सकता है कि पीएच लेवल कैसे चेंज होगा या फिर कैसे वो इफेक्ट करेगा। हाँ जी, एनी स्टूडेंट किस चीज है हु मैम? कैन एक्सप्लेन दैट पॉइंट? यस अजय। किस चीज में? निखिल ने एक पॉइंट लिखा था कि पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल इससे इफेक्टेड होगा, ऐसा पॉइंट था वहां पे। निखिल एक बार शेयर स्क्रीन करके पॉइंट दोबारा दिखाना। यस यस, एक मिनट। ओके। मेरा मैम हाँ जी, ये पॉइंट नंबर 3 लिखा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में चेंज इन पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल को एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को। वाटर का पीएच लेवल मैम ऐसे चेंज हो सकता है जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जो केमिकल को डिस्चार्ज करती है एक नॉर्मल लैंड पे या वाटर बॉडीज में, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जो कि पानी मैम जो फिर ग्राउंड लेवल में अब्सॉर्ब हो जाता है, तो बाद में मैम जैसे हम उसको ड्रिंक करने के लिए निकालते हैं अंडरग्राउंड से, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता होगा पीएच लेवल। तो पीएच लेवल चेंज होने से हमें क्या नुकसान है? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और मैम बीमार हो सकते हैं। ठीक है। ओके, तो पता है ना पीएच लेवल कौन से वाला कर रहे हैं यहाँ पे यूज? भी ऐसा। ओके, बाकियों को ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। ओके,
किसी को कोई डाउट है इस पीपीटी में या फिर सारे टॉपिक में तो वो निखिल से पूछ सकता है। नो मैम। Okay, anyone else having any doubt? No ma'am. Okay, ठीक है निखिल, you can end the share screen. Very well explained the topic EIA. थैंक यू मैम। Very nice. Okay.